देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैटर के स्टडी को ही हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मैटर का ही फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि ये मैटर होता क्या है। व्हाट इज मैटर? मैटर को हम सब्सटेंस भी कहते हैं। सब्सटेंस, मैटर एंड सब्सटेंस दोनों एक ही चीज होता है। मैटर मीन्स एनीथिंग विच हैव मास and can occupy space. Anything which have mass and which occupy space are called matter. देखो, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसी को हम मैटर कहते हैं। अगर आप मैटर को समझना चाहते हो तो होल यूनिवर्स को देखिए। कंप्लीट यूनिवर्स दो चीज़ों से बना है, मैटर एंड एनर्जी। होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। यूनिवर्स में दो चीज़ें हैं, क्या क्या? मैटर एंड एनर्जी। पूरे यूनिवर्स में इन दोनों के अलावा कोई थर्ड थिंग नहीं है। देखो, जो कुछ भी हम देख सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं, उसके पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, वो सब मैटर है। अपने आसपास की चीज़ों को देखिए आप, डेस्क, चेयर, बेंच, इवन वी आल्सो, पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक, सब कुछ मैटर से बना हुआ है, क्योंकि इनके पास मास है और ये स्पेस ऑक्युपाई करता है। इवन एयर भी मैटर है। तो मैटर मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्युपाई करता हो। स्पेस ऑक्युपाई करने का मतलब वो कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो, जहाँ पे रखते हो उस जगह पे कुछ दूसरा सब्सटेंस नहीं रख सकते। जैसे हम इसको रख दिए, इस मार्कर को कहीं रख दिया, तो ये जो जगह है जहाँ पे मार्कर को रखा, उस जगह को ये ऑक्युपाई कर लिया। तो इस तरह से मतलब इसके पास वॉल्यूम है। स्पेस ऑक्युपाई करने का मतलब जिसके पास वॉल्यूम होता है। हाँ, इसको समझिए। एनर्जी क्या है? एनर्जी मीन्स यूनिवर्स में मैटर के अलावा जो कुछ भी चीज़ें हैं, अदर देन मैटर, जो भी कुछ हम देखते हैं, ऑल द थिंग्स आर एनर्जी। लाइक लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ये सब एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जब हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि द थिंग्स विच कैन डू वर्क आर कॉल्ड एनर्जी। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वर्क किया जा सकता है, उसी को एनर्जी कहते हैं। तो हमको एनर्जी नहीं, एनर्जी इज द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैटर इज द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। फिजिक्स में हम एनर्जी का स्टडी करते हैं और केमिस्ट्री में हम मैटर का स्टडी करते हैं। देखो, मैटर को फिजिकल बेसिस पे 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। दिस इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये तीनों कैटेगरी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर को फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं, इसको समझिए। ये मैटर का वो स्टेट है जिसमें मैटर के पार्टिकल बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, तब इसे हम कहते हैं सॉलिड। अगर ये पार्टिकल थोड़ा रेंडम है और मूव कर सकते हैं, इनके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, तब इसे कहते हैं हम लिक्विड। और अगर ये पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, इनके बीच में कोई अरेंजमेंट, कोई पैटर्न नहीं है, रेंडमली मूव कर रहे हैं, तब इसे कहते हैं गैस। तो सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली अरेंज होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल उससे थोड़ा दूर दूर होते हैं, लेकिन गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं और उनमें कोई अरेंजमेंट का पैटर्न नहीं होता है। तो ये 3 फिजिकल स्टेट होते हैं। इन तीनों को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड
गैस। फर्स्ट थिंग देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखें तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास अरेंज हो रहे हैं, इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस है। तो इस केस में इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही स्मॉल होगा, स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। पार्टिकल बहुत पास पास हो गए, उनके बीच में कोई खाली जगह नहीं होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब दो पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह बचता है उसी को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत स्मॉल होता है। लिक्विड के केस में देखिए, पार्टिकल थोड़ा सा रेंडमली है और इनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप लिखो लार्जर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और गैस के पार्टिकल बिल्कुल रेंडमली मूव कर रहे हैं और यहाँ पे स्पेस और ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखिए लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे स्पेस सॉलिड से ज़्यादा लेकिन गैस से कम है, और गैस में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। हाँ, अट्रैक्शन फोर्स अगर हम देखें तो अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास हैं क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। और यहाँ पे वीकर है, मतलब बहुत वीक नहीं है, बहुत स्ट्रांग भी नहीं है। और गैस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो दैट इज वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इतना वीक होता है कि गैस के पार्टिकल रेंडमली मूव करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके सेटल डाउन या एक जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जिस कंटेनर में रखते हैं उसी के शेप को एक्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग देखिए, मोबिलिटी अगर हम देखें तो मोबिलिटी ये अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। ये अपने प्लेस को छोड़ के, इनके पार्टिकल जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स अपने प्लेस को छोड़कर मूव नहीं कर सकते। दे कांट लीव देयर प्लेस, दे वाइब्रेट्स एट देयर मेन पोजीशन। जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, अपने प्लेस को छोड़ के मूव नहीं करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल मूव करते हैं, दे कैन मूव फ्रॉम देयर पोजीशन, मूव अंडर द सरफेस ऑफ लिक्विड, मूव्स अंडर द सरफेस। ये मूव तो करते हैं लेकिन लिक्विड के सरफेस के नीचे। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड मूव करते हैं, सरफेस को स्किप करके बाहर नहीं जा सकते। और गैस के पार्टिकल क्या करते हैं, ये भी मूव करते हैं, मूव्स इन होल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में हम इसको रखते हैं उस कंटेनर के पूरे वॉल्यूम में ये रेंडमली मूव करते हैं गैस के पार्टिकल्स। और यहाँ पे कोई सरफेस और कोई लिमिट नहीं। आप उतने ही गैस को 1 लीटर के कंटेनर में रख सकते हो, उसी गैस को 2 लीटर के कंटेनर में, उसी गैस को 3 लीटर के कंटेनर में। आप जिस भी कंटेनर में रखते हो उस कंटेनर के कंप्लीट वॉल्यूम में गैस के पार्टिकल मूव करेंगे रेंडमली। तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं, तो सॉलिड आर रिजिड। रिजिड मीन्स वी कांट चेंज शेप ऑफ सॉलिड। rigid, solid is rigid and gas and liquid are non-rigid material. We can change the shape of liquid and gas by applying deforming force. अगर हम गैस या लिक्विड को लेते हैं और उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन सॉलिड का शेप नहीं चेंज होगा। अगर हम सॉलिड लेते हैं, जैसे ये है, इसको हम प्रेस करना चाहें तो ये प्रेस करने से इसका शेप चेंज नहीं होता है। तो इसी को हम कहते हैं रिजिडिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ड्यू टू विच वी कांट चेंज द शेप ऑफ सॉलिड बाय अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड
rigidity. So solid are rigid, but gas and liquid are flexible. We can change their shape. Fluidity अगर हम देखते हैं, fluidity तो solid are non-fluid, they can't flow, but liquid and gas are fluid, they can flow. Liquid and gas are fluid, they can flow, but solid are rigid, they can't flow. इसके अलावा हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। तो सॉलिड का सबसे हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट, इसका लो होता है और इसका लोवेस्ट होता है। सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है सॉलिड की, उससे लो होता है गैस लिक्विड का, और सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है गैस की। सेम कंडीशन बॉइलिंग पॉइंट की भी होती है, तो आप यही लिख दो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड की हाई होती है, लिक्विड की लो होती है और गैस की सबसे लोवेस्ट होती है। नेक्स्ट थिंग देखिए, मेल्टिंग डेंसिटी के बेसिस पर अगर हम देखें डेंसिटी, तो जनरली सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की लो होती है और गैस की लोवेस्ट होती है। अब देखो इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफाइन कैसे करेंगे। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ लिया। अब इनका डेफिनेशन समझना हम लोगों को, कैसे डिफाइन किया जाए। तो सॉलिड जो है दैट इज एनीथिंग विच हैव फिक्स, हैविंग फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है उसी को हम सॉलिड कहते हैं। और लिक्विड किसे कहते हैं, हैविंग फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। ऐसी चीज, ऐसे सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम तो फिक्स है बट शेप फिक्स नहीं है, इसको हम जिस कंटेनर में रखते हैं उसी के शेप को एक्वायर कर लेता है, तो इसको हम कहते हैं लिक्विड। और गैस किसे कहते हैं, हैविंग नीदर फिक्स शेप, नीदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। ऐसा सब्सटेंस जिनका न तो शेप फिक्स है और न ही वॉल्यूम फिक्स है, इसको हम जिस कंटेनर में रखते हैं उसी के शेप और उसी के वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। इसका न तो फिक्स शेप है और न ही फिक्स वॉल्यूम है। तो गैस मीन्स कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसका न तो फिक्स शेप है और न ही फिक्स वॉल्यूम है। इसके अलावा देखो इन तीनों को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। देखो सॉलिड उसे कहेंगे हम जिसकी मेल्टिंग पॉइंट, whose melting point is above room temperature, above room temperature। कोई भी चीज़ अगर सॉलिड के फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे है और वो मेल्ट होगा तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे ये सॉलिड है। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट इस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर होती है उसी को हम सॉलिड कहते हैं। गैस को देखिए, अगर रूम टेम्परेचर पे कोई चीज़ गैस है, इसका मतलब ये हुआ कि वो रूम टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे ही बॉयल करके गैस के फॉर्म में चेंज हुआ होगा। दिस मीन्स एनीथिंग हुज बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर, हुज बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर।
कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर होती है उसी को हम गैस कहते हैं। अगर ये रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में है, इसका मतलब ये बिलो रूम टेम्परेचर किसी लो टेम्परेचर पे बॉयल करके गैस के फॉर्म में चेंज हुआ होगा। तो इसलिए इसे हम कहेंगे द सब्सटेंस हुज बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड गैस। लिक्विड हुज melting point is below room temperature but boiling point is above room temperature। कोई भी ऐसी चीज जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। देखिए समझिए कैसे, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर है, यानी कि रूम टेम्परेचर तक ये आते आते मेल्ट कर जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से एबव है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट एबव रूम टेम्परेचर होता है उसी को हम लिक्विड कहते हैं। तो इस तरह से आप सॉलिड लिक्विड गैस को डिफाइन कर सकते हो, उनके शेप और वॉल्यूम के बेसिस पे भी, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे भी। तो दीज आर ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इसको आप डिफरेंस में भी लिख सकते हैं, कंपैरिजन में भी लिख सकते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस।